Please like and subscribe my channel Josna Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको वाम वार पर कार्ल मेंजर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इनके बारे में आज मैं वाम वार वक्त और मार्क्स के विचारों की तुलना बताऊंगी, ठीक है। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो वारवर्क ने सन 1896 में कार्ल नीज के सम्मान में मार्क्स, ठीक है, के ऊपर एक निबंध लिखा था जिसका विषय था कार्ल मार्क्स एंड द क्लोज ऑफ हिज सिस्टम, ठीक है। अपने निबंध में उन्होंने मार्क्स की क्या की थी? कटु आलोचना की थी, ठीक है। कटु आलोचना मतलब उनकी बुराई की थी, ठीक है। अब ये प्रश्न है कि क्या वाम भावक एवं मार्क्स के विचारों में कोई समानता भी है अथवा नहीं, ठीक है। जो कुछ बाहरी या मोटे तौर पर इन दोनों में समानता देखी जा सकती है, ठीक है। वाम बारवर की पुस्तक कैपिटल एंड इंटरेस्ट एवं मार्क्स की पुस्तक कैपिटल दोनों ही 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है। एक दोनों मतलब चाहे इन्होंने इनकी कॉपी की हो चाहे इन्होंने, ठीक है, दोनों ही 3 खंडों में विभाजित है। और दोनों के प्रथम खंड के प्रकाशन में केवल 20 सालों का अंतर है। मतलब 2 खंड इन दोनों के खंडों के प्रथम खंड के बीच में केवल 20 ही साल है, ठीक है। सेम ईयर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। दोनों के विश्लेषण में आवश्यक दर्शन एवं आत्मतत्व ज्ञान की समानता है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोनों तत्कालीन समस्याओं का चित्रण प्राचीन एवं पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्व की अवस्था के मॉडल के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। ये समानता है दोनों, परंतु इसके बावजूद भी उन दोनों में अंतर ही ज़्यादा है। जहाँ मार्क्स के विश्लेषण के इतिहास एवं समाजशास्त्र का प्रमुख स्थान है, वहाँ वाम वावक में क्या है? उसका अभाव है। किसका? समाजशास्त्र का, ठीक है। उनके में समाजशास्त्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतिहास और समाजशास्त्र का बिल्कुल मतलब व्याख्यान किया ही नहीं गया। अगला है एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके ब्याज के सिद्धांत की समस्या की व्याख्या मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के समान की जा सकती है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, ठीक है, समान की जा सकती है, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ दोनों के लिए भिन्न है। मतलब पूंजीवादी में बावर्क अलग कहते हैं और मार्क्स अलग कहते हैं, ठीक है। वाम बावर्क के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समाज का एक ऐतिहासिक पक्ष नहीं है, ठीक है, जिसमें एक विशेष प्रकार का वर्ग ढांचा एवं की प्रणाली रहती है, ठीक है। उनके अनुसार देखो, उन्होंने खुद कहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के अप्रत्यक्ष चक्रदार विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। पूंजीवादी उत्पादन किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था या समाज में हो सकती है, ठीक है। और इस अर्थ में पूर्ण समाजवादी समाज भी अपने आप को अधिक पूंजीवादी बनाने का प्रयत्न कर सकता है, ठीक है। मतलब वह अर्थव्यवस्था को क्या करेगा? प्रभावित हो सकता, अर्थव्यवस्था समाज में ही मतलब प्रभावित हो सकता है, ठीक है। और कोई भी पूर्ण समाजवादी समाज भी अपने आप को क्या करेगा? अधिक पूंजीवादी बनाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। अधिक पूंजी का मतलब उसके पास ज्यादा धन हो, ठीक है। कोई भी वाम वावरक ने अपने निबंध में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में मार्क्स के मूल सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। उन्होंने मार्क्स के मूल सिद्धांत की क्या कर दी? आलोचना कर दी। और मार्क्स ने जो आर्थिक संकट की बात कही है उसकी विवेचना वाम वावरक ने नहीं की। मार्क्स ने आर्थिक संकट के बारे में बताया है, ठीक है, लेकिन वाम वावरक ने किसके बारे में बताया है? श्रम का मूल सिद्धांत, ठीक है। उनका जो श्रम सिद्धांत मूल सिद्धांत था उसकी क्या की? मार्क्स की आलोचना की है। मार्क्स का जो सिद्धांत था, वे कहते हैं कि एक कुशल द्वंद्ववाद मानव मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव तो डाल सकता है। उनका कहने का मतलब है कि एक कुशल द्वंद्ववाद मानव मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव तो डाल सकता है पर स्थायी नहीं, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों की शिशु अवस्था में ही मार्क्स के विचार प्रभावित कर सके, ठीक है। और उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। मार्क्सवादी विचारों के लिए समर्थन प्राप्त नहीं है कि उनके समर्थक उनके विचारों से बौद्धिक रूप से क्या है? आश्वत हैं, वरन इसलिए कि हृदय एवं इच्छाओं में मार्क्स के विचार समाये हुए हैं। उनकी हृदय और इच्छा से क्या है? वो मार्क्स के पूर्ण तरीके, जैसे हम भगवान के प्रति वफादार होते हैं,
ऐसी जो उनको अच्छा मानते हैं, तो उनके हृदय में वो बसे हुए हैं मार्क्स के विचार, ठीक है। वे आगे कहते हैं कि मार्क्स के बाद समाप्त होने पर समाजवाद नष्ट नहीं होगा, ठीक है, ना ही व्यक्तिगत दृष्टि से और ना ही सैद्धांतिक दृष्टि से, ठीक है। मार्क्सवाद के पहले समाजवाद था और उनके बाद भी समाजवाद रहेगा, और आज भी समाजवाद क्या है व्याप्त, ठीक है। उनका कहना बिल्कुल सही था। फिर भी सामाजिक विज्ञानों के इतिहास में मार्क्स उन्हीं कारणों से और उन्हीं वास्तविक एवं निषेधात्मक गुणों के कारण एक स्थायी स्थान बनाए रखेंगे, जिस प्रकार हीगल ने उनके मूल आदर्श हीगल ने बनाया, ठीक है, जिस प्रकार उनके मूल आदर्श हीगल ने बनाया है, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे थोड़ा सा टॉपिक। इसमें क्या है, ऑस्ट्रियन संप्रदाय के अंतर्गत ही क्या है, दर्शन एवं प्रणाली, मतलब दर्शन के बारे में बताया है कि उसमें ऑस्ट्रियन संप्रदाय में उसकी झलक दिखती है या नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रियन संप्रदाय का दर्शन व्यक्तिवादी है और विशेष रूप से वह उपयोगितावाद के आनंदवाद से संबंधित है, ठीक है। एक तो व्यक्तिवादी है, व्यक्ति के अनुसार ही उसमें सारे वो कहे, जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या व्यक्तिवाद को लेकर करे अपने व्याख्यान, और विशेष रूप से उपयोगितावादी मतलब उपयोगिता विश्लेषण हर जगह यूज हुआ है, और आनंदवाद से क्या है संबंधित है, मतलब लास्ट में आनंद की भी प्राप्ति होती है। ये मानकर चलते हैं कि सुख और दुख के संतुलन से ही अच्छाई की अनुभूति है हो सकती है। इस संप्रदाय के विचारकों का प्रमुख विचार है कि किसी भी इच्छा का उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है। जो भी हम इच्छा करते हैं उसका उद्देश्य एंड में क्या होता है, आज भी हम जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है, उनका क्या मतलब होता है कि हमें उनसे क्या प्राप्त होती है, प्रसन्नता। अगर वो पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। वे निजी हित के सर्वोपरि, निजी हित को क्या देते हैं, सर्वोपरि मतलब सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो वाम बावर्क के अनुसार सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था का सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांत न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। वामवर्ग ने क्या कहा है, अर्थव्यवस्था का समान रूप से स्वीकृत सिद्धांत, ठीक है, न्यूनतम त्याग से मतलब हमारी तरफ से त्याग क्या हो, कम से कम हो, ठीक है, और संतुष्टि क्या हो, अधिकतम प्राप्त हो, ठीक है। उनके कहने का ये मतलब है कि जनता का त्याग कम होना चाहिए और संतुष्टि क्या प्राप्त होनी चाहिए, उसको अधिकतम प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि टैक्स, आप समझ सकते हो। ऑस्ट्रियन संप्रदाय आत्मगत एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, ठीक है, और उसका दर्शन इस आधार पर आगे बढ़ता है कि मनुष्य के उद्देश्य उसके सचेतन मस्तिष्क का परिणाम है। मतलब सचेतन मस्तिष्क क्या क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क हमेशा जागृत रहता है का परिणाम है, और उसके कार्य तर्क द्वारा संचालित होता है। जो भी वो कार्य करता है उसके द्वारा क्या होता है, आगे बढ़ता है काम। ऑस्ट्रियन समुदाय के उक्त दर्शन की आलोचना की गई है और इसे अर्थशास्त्र की प्रणाली के लिए अपूर्ण आधार माना। अर्थशास्त्र में क्या होता है, कभी भी कोई चीज माइंड में सोचकर नहीं की जाती, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, उसके परिणाम आने चाहिए, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या है, एक तरीके से विज्ञान भी कहते हैं, आपको पता है अर्थशास्त्र को। इसमें इच्छा को विद्यमान मान लिया जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य आनंद प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि वस्तुएं इसलिए आनंददायक होती हैं कि वे इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, ठीक है। लेकिन आलोचकों का मत है कि चरित्र ही इच्छा का आधार है एवं इच्छाओं का उदय जैविक तथा सामाजिक कारणों से होता है। अतः उन्होंने आर्थिक क्रियाओं के निर्देशन से भावना और अनुकरण की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया है। किसको, भावना और अनुकरण मतलब किसी भी चीज का कॉपी करना की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया, अधिक इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। ऑस्ट्रियन संप्रदाय के विचारों को आदर्शवाद या भौतिकवाद किस श्रेणी में रखा जाए, तो हम पाते हैं कि उनके विचारों में कुछ हद तक द्वैतवाद की भावना मतलब डबल, ठीक है। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया है, ठीक है। वे आत्मगत तत्वों पर जोर देकर सीमांत उपयोगिता के निर्धारण में लागत को कोई महत्व नहीं देते, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया मतलब मानव की जो भी आवश्यकताएं उन पर बल दिया गया है। वे आत्मगत तत्वों पर जोर देकर सीमांत उपयोगिता के निर्धारण में लागत को कोई महत्व नहीं देते, ठीक है। आत्मगत तत्वों पर ध्यान नहीं देकर मतलब केवल सीमांत उपयोगिता के निर्धारण में कोई लागत को कोई महत्व नहीं देते, और यह मानते हैं कि वस्तुगत सीमाओं का मनुष्य की इच्छाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वस्तुगत जो भी सीमाएं हैं उसका मनुष्य की इच्छाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ उनका दर्शन आदर्शवाद के निकट है। इसका कारण यह भी है कि कभी कभी उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण को का भी सहारा लिया है, ठीक है, कभी कभी, जैसे कि बार्बक ने सामाजिक अर्थशास्त्र संबंधी विचार और उनकी अध्ययन प्रणाली भी क्या है, निगमात्मक। दो प्रणालियां होती हैं, आगमन और निगमन, ठीक है, तो उनकी कौन सी प्रणाली है, निगमात्मक, ठीक है। परंतु जब वे अपने तर्क की ओर आगे बढ़ते हैं
तो उनमें भौतिकवाद के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। उन्होंने उपयोगिता पर अधिक बल दिया है और उपयोगिता का इस अर्थ में वस्तु पर निर्भर, और उपयोगिता एक का अर्थ में वस्तु निर्भर करती है कि वह किस हद तक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ठीक है, व्यक्ति की उपयोगिता की गणना वस्तुओं पर अधिकार द्वारा सीमित होती है, मतलब वस्तुओं का जो अधिकार होता है उस पर सीमित होती है वस्तु की उपयोगिता। अतः उनके विश्लेषण पर में भौतिक वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब जो हमारे चारों तरफ का वातावरण उसको बोलते हैं भौतिक वातावरण। प्रोफेसर हेने के अनुसार, हेने ने क्या कहा है, वस्तुगत सीमाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आष्टीन सिद्धांत में संतुलन की कमी है। जहाँ दार्शनिक आधार है वहाँ आदर्शवाद ज्यादा सक्रिय है, परंतु जो ढांचा दार्शनिक आधार पर खड़ा किया गया है उनमें भौतिक तत्व पहले से ही क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। आष्टीन संप्रदाय के इस विचार की भी आलोचना की गई है कि उपयोगिता ही मूल्यांकन को नियंत्रित करती है, अर्थात उपयोगिता का स्थान पहले आता है। ठीक है, आलोचक कहते हैं कि वस्तु का मूल्यांकन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है। ठीक है, इस दृष्टि से उपयोगिता का काम बाद में आता है। इसके सिवाय आष्टीन विचारकों ने भावनाओं तथा उपयोगिता को एक ही स्तर पर रखकर मानवीय चुनाव की दशाओं की क्या है, अवहेलना कर दी है। ठीक है, मानव जो भी चुनता है वस्तु उसको क्या कर दिया, अवहेलना करती है। हम किसके लिए वस्तु चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, उपयोगिता के हिसाब से, ना कि मानव का मानसिक दशाओं के हिसाब से। आष्टीन संप्रदाय के विचारकों ने अमूर्त तथा निगमन विधि का प्रयोग किया है और उसे एक दार्शनिक पृष्ठभूमि से संबंधित किया है। ठीक है, उनकी विधि का प्रधान लक्षण यह है कि उन्होंने उलझनों को दूर कर, ठीक है, अपनी विश्लेषण को सरल बनाने का प्रयत्न किया है। इस विधि का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, वाम बार्बक की पुस्तक पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया ये उनकी बहुत अच्छी भूमि है, बहुत अच्छी किताब है उनकी। ठीक है, में प्रतिपादित कीमत के सिद्धांत में मिलता है। ठीक है, इसमें कीमत का सिद्धांत दिया उसमें मिलता है। प्रोफेसर हेने का क्या मत है, देखो सुनो, ये आष्टीन संप्रदाय के विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में जो दोष है वे इस कारण है कि उनकी विधि गलत है, अर्थात सिद्धांतों की जांच के महत्व की अवहेलना की है। ठीक है, समझ रहे हो, उनकी विधि गलत क्यों हुई है, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, इसीलिए दोष है क्योंकि उनकी विधि गलत है, ना कि जांच का महत्व। ठीक है।